वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज, ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए आपके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से रिलेटेड 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। एंड दोस्तों, आज की ये वीडियो भी उसी सीरीज से रिलेटेड होने वाली है। तो गाइज, आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर में आपके पास, जिसका नाम है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड होने वाली है। तो होप सो गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की हैं आप लोगों ने अच्छे से देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है गाइज तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उनको जरूर देख लीजिएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर करा रही हूँ, ये आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। एंड अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो गाइज, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए गाइज। सो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। एंड आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि आधुनिक राजनीतिक विचार मैकियावेली से शुरू होता है। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को सारे पॉइंट एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। वह मध्य युग और आधुनिक युग को परस्पर जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी हैं। डेनिंग के अनुसार मैकियावेली मध्य युग और आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाले प्रथम विचारक हैं। प्रोफेसर जोनस ने उसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के पिता की संज्ञा दी है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत करने का श्रेय प्राप्त है। उसने मध्य युग की मान्यताओं और परंपराओं की उपेक्षा करने के साथ साथ राजनीति को नवीन व्यवहारिक रूप दिया है। सो दोस्तों, आप लोग इस तरीके से सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है वो है मैकियावेली आधुनिक राजनीति के पिता के रूप में। सो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया था कि क्या आधुनिक राजनीतिक विचार मैकियावेली से शुरू होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि आधुनिक राजनीतिक विचार जो हैं वो मैकियावेली से शुरू होते हैं और मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता के रूप में माना जाता है। सो दोस्तों, आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि डेनिंग के अनुसार ये कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करते हैं उसी प्रकार सही है जैसे ये कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करते हैं। उसे आधुनिक युग का पिता कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावेली से ही प्रारंभ होता है तथा इस युग के शुरू होते ही मध्य युग का अंत हो जाता है। यह बात कुछ विचारक बोदिन को आधुनिक युग का पिता मानते हैं क्योंकि उसने आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की मूल विशेषता संप्रभुता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। परंतु मैकियावेली ने सर्वप्रथम जिस व्यवहारिक राजनीति का बिगुल बजाया वह आज भी मान्य है, परंतु बोदिन स्वयं को मध्य युगानी प्रभाव से मुक्त नहीं कर सके। मैकियावेली ने मध्य युग से पूर्ण नाता तोड़कर नए युग की शुरुआत की। उसने मध्य युगानी मान्यताओं जैसे समानतावाद, पोप तंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य, देवीय सिद्धांत, परलोक की महानता, नैतिकता, ईश्वरीय भक्ति आदि को खंडित करके सर्वथा नवीन विचारधारा को प्रतिष्ठित किया। आधुनिक युग की सभी मान्यताएं उसके ग्रंथों में विद्यमान हैं। वही एक ऐसे विचारक हैं जिसने मध्य युग का अंत करके आधुनिक युग की शुरुआत की। वही सर्वप्रथम लेखक हैं जिसने धर्म और राजनीति का पृथकीकरण करके धर्मनिरपेक्षता को जन्म दिया। उसने राज्य की श्रेष्ठता, शक्ति, राजनीति और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देकर राजनीति को व्यवहारिक रूप दिया। सेबियन के अनुसार
मैकियावेली ने राज्य को वह अर्थ प्रदान किया है जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी रचनाओं में किए गए कार्यों के आधार पर निसंकोच कहा जा सकता है कि वह आधुनिक युग के पिता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पूरा पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये पूरा पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस पॉइंट के अंदर मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज़ की है, तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, इसको निम्नलिखित आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित आधारों पर ये प्रमाणित किया जा सकता है कि जो मैकियावेली हैं वो आधुनिक राजनीति के पिता हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट है राजनीति और नैतिकता व धर्म के बीच पृथकीकरण। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने का महत्वपूर्ण कार्य करके धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उसने कहा कि व्यक्ति की नैतिकता का राज्य की नैतिकता से कोई सरोकार नहीं है। व्यक्ति की दृष्टि में घोर अनैतिक कार्य राज्य के लिए सम्माननीय हो सकते हैं। उसके अनुसार राज्य के लिए निरंकुशता, हिंसा, निर्दयता, सामूहिक हत्या, आक्रमण आदि भी आवश्यक हो सकते हैं। आधुनिक राजनीति में जिन अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है वे सभी मैकियावेली के राजनीतिक शब्दकोश में पहले से ही विद्यमान हैं। उसने प्रिंस में शासक को कुछ उपदेश दिए हैं जो व्यक्ति की दृष्टि में गलत हो सकते हैं परंतु शासन कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज भी ये माना जाता है कि राजनीति और नैतिकता एक साथ नहीं चल सकती, इसीलिए उनका अलगाव आवश्यक है। धर्म और नैतिकता का संबंध व्यक्तिगत जीवन से है जबकि राजनीति का सार्वजनिक क्षेत्र से है। राज्य की सुरक्षा सर्वव्यापी वस्तु है। उसने साध्य को साधन का औचित्य बताते हुए अनैतिक कार्यों द्वारा भी राज्य की सुरक्षा को सही ठहराया है। वे धर्म और नैतिकता को एक ऐसा साधन के रूप में प्रयोग करना चाहता है जो राज्य में शांति और व्यवस्था कायम करने में सहायक हो। उसने प्रिंस में कहा है, यदि राज्य का निर्माण करने के लिए पूरे गणराज्य के नागरिकों की हत्या करनी पड़े, लोगों से विश्वासघात करना पड़े, उनकी हत्या छल कपट से करनी पड़े, अपने वादे से दूर हटा जा सके, तो ऐसा करना सफल राजा की पहचान होगी। इस प्रकार राजनीति को धर्म व नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम विचारक मैकियावेली ही था और वह धर्मनिरपेक्षता राजनीति का जनक कहलाने का पूरा अधिकारी है। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला पॉइंट। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है किस तरीके से मैकियावेली ने आधुनिक राजनीति के अंदर ये बताया है कि जो धर्म और नैतिकता है वो राजनीति से बिल्कुल अलग है। इन तीनों चीज़ों का आपस में संबंध नहीं हो सकता, यानी कि राजनीति के साथ नैतिकता व धर्म का संबंध बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी नैतिकता व धर्म नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राज्य की धारणा का पोषक। मैकियावेली की रचनाओं में राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। आधुनिक युग राष्ट्रीय राज्यों का युग है। इटली की दुर्दशा उसके राष्ट्रीयवाद का आधार थी। उसने स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन के राष्ट्रीय राज्यों से प्रेरणा लेकर एक इटालियन राष्ट्र का स्वप्न संजोया था। उसकी इच्छा थी कि इटली एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में एकीकृत हो। वह राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए सभी अधार्मिक व अनैतिक कार्यों की छूट देता था। उसने प्रादेशिकता के आधार पर इटली के एकीकरण का समर्थन किया। इस तरह उसने इटली के एकीकरण के माध्यम से आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विकास का मार्ग प्रदर्शित किया। सो दोस्तों, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा यथार्थवादी राजनीति की अवधारणा। मैकियावेली ने जिस राजनीति का समर्थन किया है वह यथार्थवादी है। उसने वर्तमान में वैभव
और सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाली चीजों को प्राप्त करना व्यक्ति और प्रशासक दोनों का उद्देश्य माना है। उसने राष्ट्र के निर्माण के लिए सारी नैतिकताएं दांव पर लगा दी। उसने कहा कि राष्ट्र के व्यक्तित्व में सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होती है, इसलिए शक्तिशाली राष्ट्र अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैक्सी के अनुसार मैकियावेली ने आचार और राजनीति को पृथक करके सरकार की सफलता की आवश्यकता के अनुसार आचरण करने का सुझाव दिया है। यही उसकी धृष्टता थी, लेकिन यही राजनीति के लिए उसकी बहुमूल्य सेवा थी। उसने व्यक्ति को स्वभाव से दुष्ट बताकर उसे शक्ति के प्रयोग द्वारा सीधा करने की बात कही है। वह शक्ति का पुजारी है। आधुनिक युग शक्ति राजनीति का युग है। शासक चाहे कोई भी ढंग रचाए, लेकिन उसकी यथार्थवादी नीति शक्ति पर ही आधारित होती है। शासन का प्रमुख आधार शक्ति होता है। संभावितः मैकियावेली ही वह प्रथम विचारक हैं जिसने शक्ति को राज्य का आधार बताकर यथार्थवादी होने का परिचय दिया। सो दोस्तों, ये 4th पॉइंट है। ये पॉइंट भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट के अंदर बेसिकली यथार्थवादी धारणा का प्रयोग किया है मैकियावेली ने। उन्होंने ये बताया है कि जो एक व्यक्ति होता है, फिर चाहे वो राज्य का हो या कोई शासक हो, उसका मेन उद्देश्य होता है वो शक्ति अर्जित करना होता है। सो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है संप्रभुता का पूर्व सूचक। यापाक मैकियावेली ने कहीं भी इस अवधारणा का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी जिस तरीके से उसने निरंकुश संप्रभु का वर्णन किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह संप्रभु सत्ता का पोषक है। वह जिसके आदेशों और निर्णयों का पालन सभी को करना होता है। उसने राज्य को एक संगठित शक्ति माना है जो हर स्थिति से सर्वोच्च है। संप्रभु सत्ता की सैद्धांतिक व्याख्या आगे चलकर बोधा और हॉब्स ने की है। यह मैकियावेली की ही देन है। सो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारा 5th पॉइंट, जिसके अंदर बताया गया है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। मैकियावेली ने राजा के लिए जिन गौरों और सुझावों को अपनाने की सलाह दी है, उन्हें इतिहास के प्रमाणों के आधार पर उचित सिद्ध करने का प्रयास भी किया है। उसने राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया है। वह राज्य के लिए कल्पित साध्यों में विश्वास नहीं करता। वह राजनीति दार्शनिक नहीं, राजनीतिक यथार्थवादी था। उसने राजनीतिक चिंतन को जो वैज्ञानिक आधार दिया, वह आज भी मान्य है। इसके बाद है हमारा मध्य युगानी विचारधारा पर प्रहार। मैकियावेली ने अपनी रचना में दैवीय कानूनों को अस्वीकार करके केवल मानवीय कानूनों के अस्तित्व को ही स्वीकारा है और राज्य को सर्वोच्चता दी है। उसने निरंकुश पोप तंत्र की कुट आलोचना की और राज्य को संप्रभुता संपन्न तथा चर्च को उसका अनुगामी बताया है। उसने मध्य युगानी राज्यों की एकता में बाधक समानतावाद का खंडन करते हुए उसे अपने राज्य में कोई स्थान नहीं दिया। इस प्रकार उसने मध्य युगानी विचारधाराओं का खंडन करने की पहल की। उससे पहले किसी अन्य विचारक ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसे आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 7th पॉइंट है राज्य के आधुनिक स्वरूप का वर्णन। मैकियावेली द्वारा प्रस्तुत राज्य की रूपरेखा भी आधुनिक राज्यों की रूपरेखा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। उसने इटली के संबंध में जो चित्र प्रस्तुत किया वह आधुनिक राज्यों के समान है। आधुनिक राज्य संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र, अस्तित्ववान और राष्ट्रीय राज्य हैं। मैकियावेली ने शक्ति संवर्धन राज्य तथा संप्रभुत्व विस्तार को राजा के लिए आवश्यक माना है।
गैटिल के अनुसार वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने एक संप्रभु सत्ता संपन्न एकीक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय एवं स्वतंत्र अस्तित्ववाद राज्य की कल्पना की थी। वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी था जिसने बताया कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए तथा उसको संरक्षण और हित का उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, आप लोगों को ये पॉइंट भी अच्छे से अपने क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करना है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा 8th पॉइंट। इसके अंदर बताया गया है संघ राज्य का प्रथम उपदेशक। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि मैकियावेली ने इटली के लिए एक ऐसा कॉमनवेल्थ का स्वप्न देखा था जो संघीय व्यवस्था पर आधारित हो। आधुनिक युग में मैकियावेली को संघीय व्यवस्था पश्चात राजनीतिक चिंतन का स्वप्न ही उपयुक्त माना जाता है। वह इटली को लोकतंत्रतात्मक गणराज्य में संगठित करना चाहते थे। उस समय इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। मैकियावेली उनका एकीकरण करके शक्तिशाली इटली राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना चाहते थे। उसे डिस्कोर्स में जिस कॉमनवेल्थ का जिक्र किया है वह संघ राज्य ही था। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा 9th पॉइंट है अवसरवादी राजनीति का प्रवर्तन। मैकियावेली शुरू से अंत तक प्रिंस में शासन कला पर लिखते हुए अवसरवादी राजनीति का ही प्रवर्तन करते हैं और वह शासक को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होने की बात कहते हैं। आधुनिक राजनीति प्रभाव या प्रभावशाली का अध्ययन है, उचित या अनुचित कार्यों का नहीं, इसलिए वह अवसरवादी हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक व्यवहार अवसरवादिता पर ही निर्भर है। अवसर पड़ने पर राजनीतिक व्यक्ति अनैतिक कार्यों को करने से भी नहीं चूकता। अंततः उसे आधुनिक राजनीति का जनक कहना सर्वथा उचित है। सो दोस्तों यह हमारा लास्ट पॉइंट है 9 पॉइंट। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने पूरा आंसर देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्रिंस नाम है ये बार बार आ रहा है आपके आंसर के अंदर। तो दोस्तों ये मैकियावेली की एक बुक है जिसका नाम है प्रिंस। तो दोस्तों ये नाम आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा एंड इसको सोचकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिंस एक बुक का नाम है जो कि मैकियावेली की है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को लास्ट में एक निष्कर्ष लिखना है जो कि आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैकियावेली चाहे वह आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक ना रहा हो पर वह आधुनिक राजनीतिकता का जनक तो था ही। आधुनिक युग में सभी राजनायक और राजनेता मैकियावेली के ही सिद्धांतों को बेहिचक पालन करते हैं बेहिचक पालन करते हैं। उसके साम दाम दंड भेद के उपायों का समान रूप से प्रयोग हो रहा है। मैक्सी ने कहा है कि मैकियावेली ने राजनीति दर्शन को मध्य युगानी षड्यंत्रों अस्पष्टवादिता से बचाने के लिए बहुत योगदान दिया है और इसीलिए उसे आधुनिक युग के महान राजनीतिक चिंतकों में सर्वश्रेष्ठ नहीं तो प्रथम राजनीतिक चिंतक के रूप में तो माना ही जाना चाहिए। आधुनिक राजनीति का सबसे प्रधान तत्व राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता मैकियावेली की ही देन है। आधुनिक राजनीति में व्यवहारवादी अध्ययन उसकी एक महत्वपूर्ण देन है और प्रिंस में आधुनिक शासन कला के तरीकों का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अंततः मैकियावेली को आधुनिक राज दर्शन का जनक होने का गौरव प्रदान करना ही चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा निष्कर्ष है एंड लास्ट में हमारा यह आंसर पूरा फिनिश होता है। दोस्तों यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए शायद मिस प्रोनाउंस कर दिए थे तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली जब इतनी लंबी रीडिंग करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे वर्ड हो जाते हैं तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा।
दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। होप सो ये आंसर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी गाइज अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड येस गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड येस, इसके अलावा भी आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।